इस दफ़ा पिछले सालों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे काश्तकारों को बड़ा जुनून है कि बहारिया तिल काश्त कर लिए जाएं। पैदावार भी अच्छी आ जाती है और मुनाफा अच्छा मिल जाता है। यानी अगर 10 मन भी पैदावार ले लें तो वो भी 2 लाख के करीब जो है वो इनकम बनती है। जहाँ तक रही बात तिल की अहमियत की, तो ये तो वाकई ही बढ़ती जा रही है और ये हमारी एक एक्सपोर्टेबल आइटम है। तो अगर आप थोड़े बहुत रकबे पर तिल लगाते हैं तो अच्छी बात है, इससे आपको मुनाफा हासिल हो सकता है। मगर तिल लगाने से पहले, खासकर जो बहारिया तिल है वो लगाने से पहले आपको कुछ बातों का अंदाजा होना चाहिए। ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी मगर इंशाल्लाह आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें, आपको किसी महकमाना सिफारिश में तो नहीं मिलेगा कि आप फरवरी के आखिर में या मार्च के महीने में तिल काश्त करें और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मगर बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया और पैदावार ली और उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। तो क्या ये सब पर लागू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे काश्तकार क्या करते हैं, वो इसे समझते हैं एक जुए वाली फसल कि हमने तिल काश्त किए, जमीन जरा अच्छी थी, बस उसके बाद कोई खाद वगैरह नहीं दी, कभी कोई एक आधी दफा आधी बोरी यूरिया दे दी और ना ही हमने कोई स्प्रे किया मीरड बाग के लिए, इसी तरह जो है इसके ऊपर जो है वो व्हाइट फ्लाई के लिए, इसी तरह जो सुंडी आती है, कैप्सूल बोरर आता है, उसके लिए भी नहीं करते। और जो 5-7 मन आ जाती है वो जो है वो बस काफी है। अब ठीक है कि अगर उन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया मगर उनके पास टाइम था, रकबा अपना था, वसाइल ठीक थे, तो साथ में आप ये देखें कि वो जो पेस्ट प्रेशर यानी सफेद मक्खी या जो दूसरे कीड़ों के जो अमाजगाह के तौर पर वो फसल सामने आ रही है, एक तो ये नुकसान है। दूसरा ये है कि अगर आपकी ठेके की जमीन है, आप साफ ज़ाहिर है आप तो 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए ठेका होता है, तो फिर आपको भरपूर फसल लेनी चाहिए ताकि कुछ आपको बचे भी सही। क्योंकि हमने जमीन की तैयारी तो करनी है, उस पर अच्छा खासा आपको पता है डीजल महंगा है। इसी तरह जिनकी ट्यूबवेल लगी हुई है, मोटर चला के यानी कि किराए पर पानी लेते हैं, या अपने तो आपको पता है बिजली के बिल कितने आते हैं। तो इसलिए अब जुए वाली फसल के तौर पर तो इसे लगाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो इस दफा जो अगर हम देखें ना मौसमी सूरत हाल, तो दरअसल ये जो तिल की फसल है ये गर्म और खुश्क मौसम पसंद करती है। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो ये मुतासिर हो जाती है, पानी ज्यादा देर खड़ा रहे तो गलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर मौसम में नमी हो या ज्यादा ठंडक हो तो आप देखें इसकी जो नबाताती बढ़ोतरी है वो तेज हो जाती है, तो फ्रूटिंग पर लेट आती है, झाड़ ज्यादा बन जाता है। तो अब मैंने मंडी यजमान का जो है वो मौसम का हाल जरा देखा, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन 15 मार्च से जाके इस रेंज में आ रहा है कि हम कहें कि जो कम टेम्परेचर है वो 17-18 के करीब है और ज्यादा जो है वो 30 को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इसी रेंज में ही ये बेहतर उगाव देती है और यही इसके उगाव के लिए सूटेबल टेम्परेचर है। अब आपने अपने एरिया में चेक करना है, क्योंकि जो खासकर शुमाली पंजाब है या वस्ती पंजाब है वहां पर तो इससे भी कम होगा। क्योंकि मैंने चकवाल का देखा तो यहाँ पर आप देखें ये बहुत ही कम जा रहा है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 10-15 मार्च से जो है वो मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में हम बहारिया तिल काश्त कर सकते हैं, और वो भी खासकर उन रकबों में जो जरा जरखेज रकबे हैं, सेहतमंद भी हैं, जरखेज भी हैं, और हम बेड काश्त को तरजीह दें। क्योंकि जब न्यूट्रिशन पूरी होती है तो अमूमन मसलन अगर हम TH6 काश्त करते हैं तो हम कहते हैं जी 30 दिन बाद 35 दिन बाद इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाते हैं। आपने काश्त किए इसको 15 मार्च को, ठीक है, और ये तकरीबन 15 अप्रैल या कह लें 20 अप्रैल के पास हम कहें जिसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मौसम के हिसाब से ये दिन है जो इसका सही वक्त काश्त है, उस हिसाब से ये बात की जाती है कि इतने दिनों के बाद फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। अगर टेम्परेचर में कमी जाती हो तो आपने देखा है कि गंदम गोब की हालत पर भी लेट आई, फिर उससे सिट्टा भी लेट निकला। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, ये आपकी लोकल मैनेजमेंट है, आपने अपने एरिया को मद्देनजर रखना है। तो आगे मई है, फिर जून है, मौसम बड़ा शदीद गर्म होता है, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फसल तबाह हो जाएगी। और अगर आपने नीचे पोटाश डाल दी, आपने DAP की एक बोरी डाल दी, उसके बाद आपने इसके पानी के वक्फे का खास ख्याल रखा, पानी हल्का लगाया, जमीन लेवल करके काश्त की, क्योंकि हल्का पानी उसी वक्त ही लगा सकते जब जमीन लेवल हो और आपके पास पानी के रिसोर्सेज हो। ये ना हो कि आपकी बिजली की बारी जो है वो आपको 2 दिन बाद पानी मिले हो और 2 दिनों में फसल को झटका लग जाए, तो ऐसी सूरत में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी लोकल मैनेजमेंट है। अगर आप ये प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं,
آپ کے پاس پانی کا ایشو نہیں ہے، آپ پانی مینیج کر لیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پوٹاش بھی دے سکتے ہیں، آپ فاسفورس بھی اچھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص کر آپ کوشش کریں کہ یوریا کی بجائے امونیم سلفیٹ کھاد کی طرف آئیں، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، اور خاص کر اگر امونیم سلفیٹ اور یوریا دونوں کو ملا کے استعمال کیا جائے تو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تیلی کی فصل میں جو نائٹروفاس ہے، یعنی پوٹاش اور نائٹروفاس، ان دونوں کو صرف استعمال کر لیں، مگر ریتلے رقبوں کی میں بات نہیں کر رہا، تو یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہترین رزلٹ دیتے ہیں۔ اس سے جو ایکسیسو ویجیٹیو گروتھ ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ پھول بھی آتے رہتے ہیں اور پھل بھی بنتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ لوکل مینجمنٹ نہیں کر سکتے اور ہم اس کو جنرلی سب پر اپلائی کر لیں کہ جہاں مرضی ہے آپ کاشت کریں اور آپ کو اچھی پیداوار ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دفعہ ہمارے بہت سارے کاشتکاروں نے جو بہاریہ مکئی ہے وہ اس لیے نہیں لگائی کیونکہ مکئی کا ریٹ مندہ تھا۔ اب میرے ایک کاشتکار دوست ہیں، انہوں نے آج بیچی ہے مکئی 1900 روپے من کے حساب سے، ٹھیک ہے، یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ مارچ کی 1 تاریخ ہے۔ تو خیر یہ ریٹ تو پھر بھی چلو مناسب ہے، مگر جو کھادوں کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ ریٹ بھی کم لگتا ہے۔ اگر آپ نے رایا لگایا ہوا ہے اور رائے کے بعد آپ کپاس کی بجائے یا جو لیٹ اقسام بھی ہے مارکیٹ میں نے پچھلے سال بھی کاشت کروائی ہیں، 100 من تک پیداوار آ جاتی ہے، کئی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں، یہ 10 مارچ تک آپ جس طرح کا موسم جا رہا ہے لگائی جا سکتی ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کمپیٹ کر رہے ہیں تیل لگانے سے تو یہ کوئی عقل مندانہ اپروچ نہیں ہے، کیونکہ کپاس ہماری ایک میجر فصل ہے، اور جو شروع میں فصل آتی ہے آپ ٹرپل جین اقسام موجود ہے، اور اگر موسم تھوڑا سا ٹھنڈا میٹھا رہے تو سبز تیلے کا پچھلے سال بھی ایشو آیا تھا، اس دفعہ بھی ایسا بن سکتا ہے اگر تھوڑا سا بارشی ماحول رہے یا نمی رہے ہوا میں، تو اسے اگر آپ مینیج کر لیں تو وائٹ فلائی کا پریشر بڑا دیر سے جا کے بنا تھا۔ تو شروع میں جو آپ کی پیداوار آتی ہے اس کا ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے، اس کے بعد میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اسے ختم کیا۔ اب آپ مکئی کا ٹرینڈ دیکھیں گے تو مکئی کی طرف چلے جانا، ادروائز اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دھان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور اگر فصل اچھی ہو، ہری بھری ہو، ٹھیک کھڑی ہو تو پھر آپ اسے تھوڑا سا اور آگے لے جائیں، اور اکتوبر کے مہینے میں آپ دوبارہ سے جو ہے وہ رائے کنولے کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی تیل کاشت کر لیں گے رائے والی جگہ پر تو ایک تو خاص کر اس میں نا وہ رایا سارا اگ پڑتا ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی 1 آدھا ایکڑ ہے یا 2 ایکڑ ہے، زمین جو ہے وہ ہلکی میرا قسم کی ہے، ریتلی قسم کی ہے، اور آپ کے پاس ڈرل اگر دستیاب ہو جائے، آپ ڈرل سے کاشت کر لیں تو پھر تو درمیان میں گوڈی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے تو میں نے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پکا رقبہ ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ چوپے لگایا ہے، تو چوپوں کے بعد عموماً جو ہے جب آپ بیج لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پینڈی میتھلین کا سپرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ رایا وغیرہ جو ہے وہ اس سے پراپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وافر رقبہ پڑا ہوا ہے یا تھوڑا سا مارجنل ہے کہ اس کے اوپر کپاس اتنی اچھی نہیں ہوتی، یا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی اور ریسورسز نہیں ہے اس وقت، اور پھر تو آپ مارچ کے آخری 2 ہفتوں میں آپ تیل لگا لیں، لیکن اسے پھر آپ نے خوراک دینی ہے، اسے آپ نے ڈی اے پی بھی دینی ہے 1 بوری فی ایکڑ کے حساب سے، یا آپ 2 نائٹروفاس کر لیں، اور اسی طرح پوٹاش لازمی دینی ہے آپ نے۔ یہ جو 50 کلو والا تھیلا ہے نا، یہ 25 کلو تو آپ نے بوقت بجائی ہی ڈال دینا ہے، تبھی آپ کے جو شروع سے ہی جو پودا ہے وہ جاندار ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ نے خاص کر جو تیل کا کیپسول بورر ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے ہم کہتے ہیں لیف رولر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آپ نے زہروں کا انتظام بھی کرنا ہے، اور خاص کر میڈڈ بگ اور سفید مکھی کے لیے بھی زہروں کا انتظام کر کے رکھنا ہے، یعنی بر وقت آپ ان کا تدارک کرتے رہیں گے تو ہی آپ تیل سے اچھی پیداوار لے لیں گے، ادروائز آپ کی یہ فصل پوری طرح فلاح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پچھلے سالوں کے پچھلے 4-5 سالوں کی اگر ہم بات کریں، جو گندم کے بعد کاشتہ تیل ہے وہ تو اب یہ کہنا کہ ناممکن ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ گندم کے بعد تو اکثر کاشتکار یعنی 15 اپریل سے جو کاشت کر لیتے ہیں تو وہ اگر اچھی خوراک مینج کر لے تو بہت اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں، مگر موسمی حالات ہمارے بس میں نہیں ہوتے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 دن پہلے بارش بتائی جا رہی ہوتی ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ بارش ختم ہو گئی۔ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ ہم نے پچھلے سال باقاعدہ ویڈیوز بنائی کہ ہیٹ ویو چلنے کا امکان ہے، کاشتکار گندم کے پانی کا خاص خیال رکھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی کہ موسم کچھ اس طرح سے بنا کہ ہیٹ ویو تو دور کی بات، ہماری پیداوار بہت اچھی آئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی آپ کوئی پہلی دفعہ کام کرنے جا رہے ہوں، تجربہ کرنے جا رہے ہوں، تو بہت زیادہ رقبے کے اوپر رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ پہلے یہ کام کر چکے ہیں یا آپ کے ہمسایہ کاشتکار ایسا کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے منافع ہے،
तभी आप इस तरफ आए। अगर लोधरा की बात जो है, जो लोधरा का एक्सपीरियंस है, इसे मैं नारोवाल, सियालकोट या गुजरावाला जो है, इन इलाका जात में अगर मैं वैलिड करने की कोशिश करूंगा तो वहां पर जो है वो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से है और एक दूसरे काश्तकार है उनका ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से है, तीसरे काश्तकार है उनका ताल्लुक खानपुर बेला से है, तो ये थोड़ा सा मिलते जुलते इलाके जाते हैं। अगर वहां पर आपके आपस में कंटेक्ट्स होते हैं कि कौन सी किस्म काश्त की थी, उसकी कैसे मैनेजमेंट की थी, रही बात कि हमने किस्म कौन सी काश्त करनी है, तो ये जो आप बहारिया तेल लगाना चाह रहे हैं या गंदम के बाद लगाना चाह रहे हैं, ये हम उस टाइम को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कम दुराने वाली अकसाम की तरफ आना चाहिए, जिसमें नयाब तेल 2016 है, ये 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है। मगर आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इनका 15 अप्रैल से पहले भी दस्तयाब ही नहीं है। इसी तरह अगर किसी दोस्त के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे पहले ये लगाना ठीक ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो TS3 है, ये इस दफा ज्यादा फोकस में होगी महकमाना तौर पर भी और वैसे भी, क्योंकि एक तो ये झाड़ीदार किस्म है और दूसरा जो है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका ज्यादा बड़ा कद भी नहीं है। ये TS5 से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, हालांकि ये पुरानी किस्म है, TS5 से भी पुरानी किस्म है। अच्छा, इसके अलावा जो हम अगर सिंगल स्टेक की बात करें ना, खासकर जो हमारे गर्म इलाके हैं, थोड़ा सा रेतले इलाके हैं, जनूबी पंजाब के इलाके, तो वहां पर ये जो सिंगल स्टेक है ना, इनको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए कि इसमें जो है ना वो अनमोल तेल है और इसके अलावा TH6 है। जो अनमोल तेल है ये वैसे तो ये भी सिंगल स्टेक है, थोड़ा बहुत इसमें लड़ियां निकल भी आती हैं, लेकिन ये भी 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। और इसी तरह जो है TH6 है, ये भी 100 दिन में अमूमन जो है वो तैयार हो जाती है। तो इन अकसाम, ये जो मैंने आपको 4 अकसाम बताई हैं, इनमें से अगर किसी का बीज, साफ सुथरा बीज आपके पास अपना पड़ा हुआ है, जर्मिनेशन चेक कर लें, या अगर आपको कहीं से अथेंटिक सोर्स से मिलता है तो फिर आपने इनको काश्त करने की कोशिश करनी है। बाकी अकसाम को फिलहाल आप बहारिया काश्त में तो वैसे ही इग्नोर करें। बहारिया तेल की काश्त करने से पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब भी आपने तेल काश्त करनी है, अगले 10 दिन तक बारिश का बिल्कुल इम्कान ना हो, बल्कि 15 दिन तक। अगर आप काश्त करते हैं और उसके बाद जो है वो बारिशें हो जाती हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा रकबे की साथ के मुताबिक, तो वो आपकी सारी ज़मीन की तैयारी, वो आपका जो बीज है वो सारा ज़ाय हो सकता है। बाकी इसका तरीका काश्त कौन सा बेहतर है, कितने फासले पर पौधे लगाने चाहिए, बीज को जहर कौन सा लगाना चाहिए, उसके बाद जो इसको पहला पानी है वो कब लगाना है, बाद में पानी का वक्फा क्या रखना है, इसके अलावा जो हमने जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे करना है वो कैसे करना है, खाद की पूरी मैनेजमेंट, मुख्तलिफ जो कीड़े हमलावर होते हैं उनका तदारक, फिर इसकी हार्वेस्टिंग, ये इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरी एक सीरीज अपलोड करूंगा। और उससे जो है वो एक प्ले लिस्ट मैंने जो है वो क्रिएट कर दी है, जिसमें पैदावारी टेक्नोलॉजी तेल के नाम से आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इसमें ही मैं वो वीडियोस ऐड करता जाऊंगा। मगर मैं जाते जाते फिर रिपीट कर लूँ कि अभी हमारे यहाँ तो सारी ज्यादातर गंदम ही लगी हुई है। कुछ लोग जो राय के बाद शायद ये वाला काम करें, मगर इस दफा मैं खुद गंदम के बाद जो है वो तेल काश्त करूंगा। अब वो 2 एकड़ हो सकते हैं, 3 एकड़ हो सकते हैं। मेरी कोशिश है कि अगर 2 अक़साम मुझे मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर, ताकि दोनों को चेक किया जा सके। और वो जो भी अवामिल है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनको खुद भी प्रैक्टिस करूंगा और आपके साथ भी वही शेयर करूंगा। उसके बाद होता नसीब की बात है, रकबे का भी होता है इशू, आपकी अपनी जो रिस्क है, किस्मत है, वो भी इन्वॉल्व होती है, और इसके अलावा जो मौसमी हालात होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इंशाल्लाह सीजन साथ चलेंगे, जो जो मैं करूंगा वही आपको साथ दिखाता जाऊंगा। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है, बेशक वो मेरी पैदावार 10 मन ही क्यों ना आ जाए, मैं ये जो है ना कि लंबी लंबी छोड़ना और मिस गाइड करना, ऐसा मैं नहीं करता।